अदम्य वीरता, दृढ़ संकल्प, पराक्रम, साहस और समर्पण, इन शब्दों को एक माला में पिरोया जाए तो उसका नाम होगा भारतीय सेना। जो कई दशकों से देश की आन बान शान को बढ़ाती चली आ रही है। आजादी के बाद 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने सेना की कमान एक भारतीय अधिकारी को सौंपी थी। तब से अब तक भारतीय सेना हर भारतीय को गौरव का एहसास कराती है। वो जब सीमा पर रात भर जागते हैं तब हम घरों में सुकून की नींद सोते हैं। वो अपनी जान की कीमत पर हमारी हिफाजत करते हैं। आज उन्हीं का दिन है। नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे 15 जनवरी यह तारीख भारत के इतिहास में इतनी अहम क्यों है। आपको रूबरू कराएंगे सेना दिवस के हर पहलू से। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना को पहला भारतीय कमांडर इन चीफ मिलने की याद में आर्मी डे मनाया जाता है। दिल्ली समेत देश भर के सेना मुख्यालयों में इस पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर आर्मी डे क्यों मनाया जाता है। सेना दिवस भारतीय सेना के साथ साथ सभी देशवासियों के लिए बेहद खास दिन है। आमतौर पर दिल्ली में सेना कमान मुख्यालय के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में सैन्य परेड और शक्ति प्रदर्शन के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सेना दिवस के मौके पर सेना के कई दस्ते और रेजिमेंट परेड में हिस्सा लेते हैं। सेना दिवस को हर जगह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और सेना के जवानों और अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। 15 जनवरी 1949 में हमारा पहला इंडियन जो चीफ कमांडर इन चीफ थे उस टाइम पे फील्ड मार्शल करैप्पा, उस टाइम जनरल करैप्पा थे, तो पहले वो नियुक्त हुए चीफ कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी के। तो ये उनको ऑनर करने के लिए और ख़ास तौर से इंडियन आर्मी की एक जो बॉन्डिंग होती है, एक इथॉस होता है, हमको याद दिलाना कि हमारा कितना गर्व है हमारे पे और हमने आगे क्या काम करना है। हम पूरे साल का रिव्यू लेते हैं कि पूरे साल हमने क्या किया और आगे कैसे चलना है और जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसको हमने कैसे फेस किया। तो इस रिव्यू को लेके हर एक कैंटोनमेंट में एक आर्मी डे मनाया जाता है जहाँ पर हम सबसे मिलजुल के बात करते हैं, फंक्शंस होते हैं। एक आर्मी डे परेड होती है दिल्ली में और हर कमांड में एक परेड होती है जिसमें सेना मेडल और बाकी जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। तो इसके बहुत सारे महत्व हैं। सेना दिवस पर हम हमारे जवानों की जाबाजी के हैरत अंगेज कारनामे देखते हैं। मुश्किल हालात में सेना कैसे काम करती है, कैसे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करती है और कैसे किसी भी आपात स्थिति से निपटने में जुट जाती है, इसकी एक तस्वीर हमें सेना दिवस पर दिखाई देती है। दरअसल 15 जनवरी 1949 को भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर की जगह पर तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बने थे। इस उपलक्ष्य में इस दिन को सेना दिवस घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947 को देश तो आज़ाद हो गया। अब भारत पर भारतीयों की हुकूमत थी, लेकिन भारतीय सेना पर जो कमांडर इन चीफ थे वो ब्रिटिश अफसर ही थे। ऐसे में 1949 15 जनवरी को भारतीय सेना को पहला
भारतीय कमांडर इन चीफ मिला, जिनकी याद में वो आज तक सेना दिवस मनाती है। 15 जनवरी 1949 को जनरल के.एम. करियप्पा भारत के पहले थल सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले वो ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। जनरल करियप्पा ने ब्रिटिश सेना के जनरल रॉय बुचर की जगह ली थी, जो आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। के.एम. करियप्पा का मिलिट्री करियर लगभग 3 दशक लंबा था, जिसके दौरान 15 जनवरी 1949 को उन्हें सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 में कर्नाटक के कुर्ग में हुआ था। कुर्ग उस समय एक रियासत थी। उनके पिता कोडंडेरा माडिकेरी में एक राजस्व अधिकारी थे। के.एम. करियप्पा के 3 भाई और 2 बहनें भी थीं। उनकी स्कूली शिक्षा 1917 में पूरी हुई, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उसी साल उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद ही उनका चयन सेना के अधिकारी के तौर पर हो गया। पहले विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को भी सेना में कमीशन देने की मांग की, जिसे कुछ संघर्ष के बाद आखिरकार मान लिया गया। सख्त जांच और परीक्षण के बाद के.एम. करियप्पा को उस पहले दल में शामिल कर लिया गया, जिसे कठोर प्री कमीशन प्रशिक्षण दिया जाना था। (1919) में करियप्पा को KCIO के पहले दल में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें कर्नाटक इन्फेंट्री में बतौर टेम्परेरी सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन दिया गया। 1921 में उन्हें टेम्परेरी लेफ्टिनेंट बना दिया गया और 1922 में उन्हें स्थायी कमीशन दिया गया और वो सेकंड लेफ्टिनेंट बनाए गए, जिसके बाद 1923 में करियप्पा को लेफ्टिनेंट का पद दिया गया। 1927 में करियप्पा को कैप्टन का पद मिला। इसके बाद उन्होंने डोगरा रेजिमेंट के साथ मेसोपोटामिया में अपनी सेवाएं दी। 1933 में कोयटा के स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण कोर्स पूरा करने वाले वो पहले भारतीय अधिकारी बने। 1938 में उन्हें मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया। उसके अगले साल ही उन्हें स्टाफ कैप्टन बना दिया गया। 1941 से 42 में उन्हें इराक, सीरिया और ईरान में तैनात किया गया। 1943-44 में उन्होंने अपनी सेवाएं बर्मा में दी। उन्होंने 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करी थी और एज अ कैप्टन, जब वो कैप्टन थे तब की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने एक हिदायत लिखी थी सबके लिए, जिसको हम कहते हैं पासिंग इट ऑन सीरीज। आप इसको पढ़ें, उसको मानें और उसको आगे समझाएं। तो जब और मैं हुआ कमीशन 1974 में, जबकि वो काफ़ी दिनों के बाद, तब भी हमें, और जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ तब भी हम ये पासिंग इट ऑन सीरीज़ जो है, जो भी फौज में आते हैं ऑफिसर खास तौर से, उनको ये पासिंग इट ऑन सीरीज़ देते हैं, जो कैप्टन के.एम. करियप्पा ने जब कैप्टन ने तब लिखी थी। तो ये उन्होंने बुनियाद लिखी कि फ़ौज जो है हमारी इंडियन आर्मी पॉलिटिकल होगी, बिल्कुल सेकुलर होगी, और हमारा जो मुद्दा है वो नेशनल सिक्योरिटी का है, और हमने अपने जनता के लिए काम करना है, और हम हमेशा सबसर्वेंट रहेंगे जो गवर्नमेंट होगी उसके लिए। भारत के विभाजन के समय उन्हें सेना के बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा किया। देश की आजादी के बाद करियप्पा को मेजर जनरल रैंक के साथ डिप्टी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ नियुक्त किया गया। जब उनकी पदोन्नति लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर हुई, तब उन्हें ईस्टर्न आर्मी का कमांडर बना दिया गया। (1947) में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उन्हें पश्चिमी कमान का GOC in C बनाया गया। उनके नेतृत्व में जोजिला, द्रास और कारगिल पर पूरा कब्जा किया गया और 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना का प्रमुख चुना गया। 1953 में वो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो गए और उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1956 तक अपनी सेवाएं दी। देश को दी गई उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने 1986 में उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया।
के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की वो बुनियाद रखी जिसने कभी भी इसका राजनीतिकरण नहीं होने दिया। रेजिमेंटल इथॉस था, जो हमारे रेजिमेंट हैं जिस पे हम काम करते हैं, नाम नमक निशान जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने हमको दिया कि आप अपनी रेजिमेंट के लिए, अपनी यूनिट के लिए, अपने फौज के लिए, अपने देश के लिए सब कुछ निछावर करेंगे। और ये जो बुनियाद जो उन्होंने रखी है वो आज तक वही चल रही है। वे भारतीय सेना के उन 2 अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें फील्ड मार्शल की पदवी दी गई है। भारतीय सेना की शौर्य गाथाएं इतनी ज़्यादा हैं कि शब्द कम पड़ जाएं। जहां एक ओर सेना ने अपने पराक्रम का लोहा मनवाया, वहीं दूसरी ओर जब भी देशवासी संकट में फंसे तो उन्हें बचाया। अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आज़ादी के बाद से सेना ने किस किस तरीके से ऑपरेशन किए और देशवासियों पर जब भी आफत आई तो उन्होंने अपनी मदद के हाथ आगे बढ़ाए। 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो गया, लेकिन ये आजादी अपने साथ देश के बंटवारे की विभीषिका भी लेकर आई। ब्रिटिश आर्मी के तहत भारतीय सैनिक जिन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ी थी, अब वो 2 अलग अलग सेनाओं में थे। हालांकि दंगे अपने चरम पर थे, सड़कों पर इंसानियत कत्ल हो रही थी और देश लहूलुहान था। ऐसे में आखिरी बार आजादी के बाद दोनों देशों की सेनाओं के कुछ सैनिकों ने मोर्चा संभाला। करीब 1.5 महीने की मेहनत के बाद जवान दंगों पर काबू पाने में सफल हो सके। पार्टीशन खत्म नहीं हुआ था और दंगे चल रहे थे वहाँ पर, जैसे गुड़गांव में दंगे चल रहे थे 47, 48, 47 में अक्टूबर में जब कश्मीर हुआ। तो 25 अक्टूबर को जब कश्मीर में घुसपैठिए आए, कबीले के लोग आए, तो यहाँ से हमने 26 तारीख को 27 तारीख को यहाँ से जो फर्स्ट सिख थी वो गई, उसका 3 पैरा गई वहाँ से, और हमने वहाँ पर उसको संभाला श्रीनगर एयरपोर्ट से जाके। वैसे ही हमने हैदराबाद में जो ऑपरेशन हुआ उसको मिलाया। जूनागढ़ है, मैंने पहले बताया है, उसका गोवा हुआ 62 में। आजाद भारत एक तरफ जहां दंगों से गुजर रहा था, वहीं देश में मौजूद रियासतों के एकीकरण करके एक सशक्त राष्ट्र की बुनियाद खड़ी करने की चुनौती भी थी। अंग्रेजों के बाद गोवा के अलावा दमन और दीव अभी भी पुर्तगालियों के कब्जे में था। इस परीक्षा की घड़ी में सेना हर मुसीबत के सामने दीवार बनकर खड़ी रही। भारत के एकीकरण में आने वाली हर बाधा को सैनिकों के शौर्य के आगे झुकना ही पड़ा। पाकिस्तान, जो मुल्क नफरत की बुनियाद पर बना था, उसके हुक्मरान भारत की जमीन हड़पने की नापाक कोशिश करते रहे। 1965 में जब अमेरिकी मदद से पाकिस्तान को आधुनिक हथियार मिले तो उसे लगा कि वो कश्मीर को हासिल कर लेगा, लेकिन जाबाज सैनिकों के हौसले के आगे पाकिस्तान की एक न चली। हालांकि कई भारतीय सैनिक शहीद हुए, हमारे करीब 80 टैंक तबाह हुए, लेकिन पाकिस्तान की ओर जान माल का कई गुना नुकसान हुआ। उनके करीब 475 टैंक बर्बाद हो गए। पाकिस्तान भारत की 1 इंच भी जमीन कब्जा करने में सफल नहीं हो सका। हमने जो रीऑर्गेनाइजेशन करी अपनी, हमने नए यूनिट्स रेज करे, सब कुछ करा उसको एक मॉडर्न आर्मी बनाने के लिए। 1965 तक, 1963 और 64 में क्योंकि पाकिस्तान एक अलायंस का हिस्सा था, सेंटो का हिस्सा था, उनको बहुत मदद मिली यूएसए से, उनको मिलिट्री सामान मिला $3.2 बिलियन को उस टाइम पर। पैटर्न टैंक्स थे, स्टार फाइटर्स थे, F-104, F-86 सेबर जेट्स थे, तो उनके पास बहुत सारा, उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पास नहीं थी। लेकिन हमारे पास एक पीछे जो हमारे 1962 का जो एक था, वो हमको हमारे पास वो जज्बा था कि हमको वो धब्बा निकालना है किसी तरह से। और हमने जो ट्रेनिंग जो शुरू करी, उसके बाद जो हमने कार्रवाई शुरू करी, रीऑर्गेनाइजेशन शुरू करी, वो 1965 में काम आई। दक्षिण एशिया के साथ साथ दुनिया के नक्शे के लिए 1971 का साल बेहद अहम है। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में तैनात पाकिस्तानी सैनिक भारत के लिए चुनौती बनने की कोशिश कर रहे थे। इस बार सेना के अफसरों और सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत को शानदार जीत दिलाई, जिसके लिए उनका नाम इतिहास में सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। भारतीय सेना ने इस बार पाकिस्तान का भूगोल ही बदल दिया। पाकिस्तानी को बोला गया था, आप चिंता ही मत करो जी, एक तरफ से ऊपर से येलो आर्मी आएगी, मतलब चाइना की आर्मी आएगी,
और एक तरफ से वाइट आर्मी आएगी, यूएसए की आर्मी आएगी, तो आपको बचाएंगी। तो हमारे पास जो टाइम बहुत कम था और इतनी जो कोऑर्डिनेशन की गई, जॉइंट जो लड़ाई की गई और जैसे हमारी फौज लड़ी, ये बांग्लादेश की जो मिलिट्री हिस्ट्री है, जो वॉर की गई वहाँ पर, एक वो स्टडी है। आज तक मेरे ख्याल से बहुत कम जो वॉर्स हैं जो बांग्लादेश की तरह से जो लड़ी गई हैं और जहाँ पर आर्मी ने और एयरफोर्स ने और नेवी ने मिला के इतना कुछ किया। 1971 की हार पाकिस्तान के लिए एक सबक रही। 2 जंगों में बुरी तरह हार जाने के बाद अब उसे पता था कि भारत से सीधी लड़ाई लड़ना उसके लिए नामुमकिन है। फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर में एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों देशों ने बातचीत के जरिए एक नए रिश्ते की शुरुआत करने की प्रतिबद्धता दिखाई थी। हालांकि कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान ने पीठ पीछे से वार करने की नीति अपनाई। हर पहाड़ी को, हर वादी को, वहाँ के हर नाले को मैं अपने हाथ की लकीरों से बेहतर जानता हूँ। उससे मुश्किल दुनिया में कोई एनवायरनमेंट या टेरेन नहीं है युद्ध के लिए। नीचे के स्लोप्स थे 30 डिग्रीज, जब आप ऊपर टोलोलिंग या टाइगर हिल पर जाते थे तो स्लोप्स थे 70 डिग्री। नीचे का तापमान था 5 डिग्री, ऊपर का तापमान था -35 से -40 डिग्री। हवाएं नीचे समतल थी, ऊपर 35 से 40 नॉटिकल माइल, और विंड चिल इफेक्ट जो था -50 से -60 डिग्री। पाकिस्तान के मोर्चे काफ़ी मजबूत थे। मारपोला से लेके तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर तक पाकिस्तान छाया हुआ था। हमारी जो वाइटल लाइफ लाइन है, जो सड़क श्रीनगर से लेक और आगे थॉयस की तरफ जाती है, उसको उन्होंने काट दिया था। बाय फायर एंड ऑब्जर्वेशन उससे डोमिनेट कर रहे थे। हमारे लॉजिस्टिक सस्टेनेबिलिटी लद्दाख और सियाचिन के लिए बड़ी मुसीबत हो गई थी। पाकिस्तान का मकसद था कि हिंदुस्तान को हर हालत में लेह में कमज़ोर किया जाए, और जहाँ तक सियाचिन है, सियाचिन को ऑपरेशनली लॉजिस्टिकली अनसस्टेनेबल, ताकि हमको उसको टेरिटोरियल कंसेशन देने पड़े। कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। कारगिल की जंग भारत पर जबरन थोप दी गई थी। दुश्मन 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर था और हम 6 से 7,000 फीट नीचे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुश्मनों को मारना कितनी बड़ी चुनौती थी। सेना के एक एक जवान ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और पाकिस्तान को भारत के आगे घुटने टेकने पड़े। इंडियन आर्मी ने जो जज्बा दिखाया वहाँ पर, जो प्रोफेशनल दिखाई, जो बहादुरी दिखाई, वो पूरी दुनिया में अनमैच्ड है। लड़ाई के बाद वहाँ पर हम जो डिफेंस अटैचेस होते हैं फॉरेन आर्मीज़ के, वहाँ लेके गए थे, तो वहाँ पर एक डिफेंस अटैचे ने बोला कि मैं मान नहीं सकता कि आपने यहाँ लड़ाई करके और ये रिकैप्चर करे हैं, क्योंकि इलाका तो हमारा तो रिकैप्चर करे हैं, हम होते तो हम उसको न्यूक्लियर कर देते, न्यूक्लियर वहाँ पर बॉम्ब छोड़ देते। ये मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूँ कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तो ये हमारे जो कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे, मनोज पांडे जैसे, संजीव कुमार जैसे हमारे इतने बहादुर जो हमारे लीडर्स थे, जवान हैं, और इंडियन आर्मी ने जो दिखाया वहाँ पर, और इसका श्रेय जनरल मलिक को जाते हुए जो चीफ थे, जनरल मोहिंदर पुरी थे जो उन्होंने शुरू करा ये पूरा काम। वो क्या गजब के लीडर्स थे जो उन्होंने वहाँ पर जाके वो हाइट कैप्चर करी। वो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच सोच के कि ऐसी हाइट पे कौन जाके चढ़ाई कर सकता है, कौन लड़ाई कर सकता है। कारगिल की लड़ाई अहम इसलिए थी क्योंकि इस युद्ध के बारे में भारत को जानकारी नहीं थी कि दुश्मनों की संख्या कितनी है, वो कहाँ छिपे हैं और कैसे हथियारों से लैस हैं। लेकिन उस युद्ध में भारतीय सेना ने दिखा दिया कि परिस्थिति कैसी भी हो, भारत की सेना हर दुस्साहस का जवाब देने में सक्षम है। कारगिल युद्ध के बाद सेना के आधुनिकीकरण में तेजी आने से उसकी ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। आज भारत की सेना अपने सीमाई इलाके में किसी भी चुनौती से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है।
भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में शुमार है। सैन्य ताकत के मामले में भारत किसी से कम नहीं। भारतीय सेना के बेड़े में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी मिसाइल हैं। इसके अलावा सेना अब खुद को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए रोड मैप तैयार कर चुकी है। We are transforming ourselves from a manpower intensive to a technology enabled force, which is, I think, the way forward for the future. We had sponsored a study through the Army Training Command to look into what all niche technologies we need to transform ourselves into this technology enabled force. And that study has been carried out, and a broad roadmap has been prepared to include all such technologies as artificial intelligence, robotics, quantum computing, blockchain, big data, and the like. And through our Army Design Bureau, we have sponsored a number of projects through the Army Technology Board, projects worth 36 crores, and through the Technology Development Fund, projects worth another 23 crores or so. So as I said, we are well on our way to transforming ourselves and restructuring ourselves to meet the challenges of the future. कुछ साल पहले भारतीय सेना ने वो कदम उठाया था जिसके बारे में दुश्मन क्या, देशवासियों को भी अंदाजा नहीं था। दरअसल सितंबर 2016 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी के कैंप पर हमला किया था, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे। इससे देश भर में गुस्से की लहर दौड़ रही थी। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था। बस फिर क्या था, भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया और ऐसा कदम उठाया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देखती रह गई। भारत ने सितंबर की एक रात में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की और उन्हें तबाह कर दिया। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करी है, और ये मेरे रेजिमेंट वाले पैरा रेजिमेंट वाले हैं, अगर आप वो देखा जाए सबसे मुश्किल ऑपरेशन दुनिया का वो माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है सबसे ज़्यादा मैंड है और माइंड है, वहाँ माइंड्स लगी हुई है, सबसे ज़्यादा मैंड है। उसमें से घुसपैठ करना, इन्फिल्ट्रेट करना, और इन्फिल्ट्रेट करना तो मुश्किल है ही है, लेकिन मल्टीपल जगह से इन्फिल्ट्रेट करके टेररिस्ट कैंप्स को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करना, फायर करना, उसका वापस आना, और वो बिना कैजुअलिटी के। तो ये बहुत बड़ा ये बताता है कि हमारी जो टैक्टिकल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस कितनी है, कैसे करा होगा उन्होंने। एक बार जब फायर हो गया उसके बाद जो इतनी वहाँ पर पाकिस्तानी फौज डिप्लॉयड है, उसमें से निकल के वापस आना बहुत ही मुश्किल काम है। आज भारत की सेना आधुनिक हथियारों से लैस है और उत्साह से लबरेज है। सेना सीमा पर चुनौती का सामना करने में तो सक्षम है ही, आपदा के समय अपनी जान गंवाकर देशवासियों की हिफाजत भी करती है। सेना देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में शांति स्थापना के लिए कदम उठाती है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना ऑपरेशन के लिए भारत की सेना अपने सैन्य दल भी भेजती है। वहां भी भारत के सैनिकों ने अपनी परंपराओं का प्रदर्शन करते हुए अपनी उत्कृष्टता का परिचय दिया है। सेना दिवस पर हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।